हेलो एवरीवन, मैं विशाल सकपाल। आप सभी का नॉलेजेबल चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पे क्लास 12 की एनसीईआरटी कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा। इसका हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने चैलेंज टू बायपोलरिटी यहाँ तक कंप्लीट किया था। उसमें हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा था। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था कोल्ड वॉर को कम करने के लिए। मतलब कोल्ड वॉर जो था वो वेस्टर्न अलायंस की जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था यूएस, और ईस्टर्न अलायंस जिसे रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसएसआर, इनके बीच में चल रहा था। बट इनकी वजह से कोई आगे जाकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोई और वॉर या बड़ा क्राइसिस रेज ना हो, इसलिए नॉन अलाइन कंट्रीज़ ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस नॉन अलाइन कंट्रीज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसमें से ज़्यादा कंट्रीज़, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ उसमें से लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी। अब लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ होने की वजह से उनके यहाँ पे सबसे बड़े चैलेंजेस थे कि उनकी इकोनॉमीज़ बहुत वीक थी और वो इकोनॉमी डेवलप करना ज़रूरी था। एज वेल एज़ उनके यहाँ पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, और इसी पॉवर्टी को कम करने के लिए उनको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की ज़रूरत थी। इसी वजह से उन्होंने एक नया फेनोमेनॉन डेवलप किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब यहाँ पे ये डेवलप करने के पीछे ही रीज़न है कि यूएस और यूएसएसआर इन्होंने हमेशा वर्ल्ड का जो यूज़ है वो अपने ही फ़ायदे के लिए किया था, और ये एलडीसीज ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ गरीब होती जा रही थी। अब जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके रिपोर्ट में 1972 के रिपोर्ट में, जिसका नाम था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इसमें उन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए थे कि जिनकी वजह से एलडीसीज को कुछ एनकरेजमेंट मिले। अब इसमें पहला प्रपोजल ये था कि एलडीसीज के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, उन कंट्रीज़ में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज का हमेशा यूज़ वेस्टर्न पावर्स ने या सुपर पावर्स ने अपने डेवलपमेंट के लिए किया था। बट ये रिपोर्ट ने ये कहा था कि एलडीसीज में जो नेचुरल रिसोर्सेस है तो वो उनके लिए ही वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ करे, या उस पर उनका कंट्रोल रहे। मतलब जैसे कि वहाँ पे कोई माइनिंग हो रही है या वहाँ पे कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, तो उसका ट्रेड करने का पूरा राइट उन एलडीसीज के पास रहेगा। जैसे हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज देखते हैं, ईरान, इराक, ये जो कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे बहुत सारा ऑयल है, तो इन ऑयल का एक्सप्लॉयटेशन या उस ऑयल का यूज़ करके वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं या अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये था कि वेस्टर्न मार्केट जो था, वेस्टर्न मार्केट मतलब जो डेवलप मार्केट है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना मार्केट एलडीसीज में जो प्रोडक्शन होगा उनके लिए अपना मार्केट ओपन करेंगे, कि जिसकी वजह से एलडीसीज को वहाँ पे एक ग्लोबल इमेज मिले और उनका प्रोडक्ट भी वेरियस डेवलप कंट्रीज़ में बेचा जाए। अब इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एलडीसीज को ये प्रमोशन मिलने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपने यहाँ पे टैरिफ कम करने चाहिए थे, कि टैरिफ कम करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एलडीसीज के जो प्रोडक्ट्स जाएंगे वो भी कॉम्पिटिटिवली बेचे जाएंगे, और उसकी वजह से एलडीसीज की डेवलपमेंट होगी, एज वेल एज उनके देश को गरीबी से उठाने के लिए वहाँ पे बहुत बड़ा यूज़ होगा। उसके साथ साथ तीसरा प्रपोजल ये था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो यहाँ पे ये था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेवलप थी तो उनके पास टेक्नोलॉजी भी उतनी ही डेवलप थी। इसी वजह से उनके यहाँ पे फास्ट प्रोसेसिंग, फास्ट प्रोडक्शन या मास प्रोडक्शन ये होता था। अब ये मास प्रोडक्शन होता था तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब ये एलडीसीज के पास ये टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से ही उनकी इकोनॉमी बहुत स्लोली डेवलप हो रही थी। अब इफ़ उनके पास टेक्नोलॉजी आनी चाहिए तो वो टेक्नोलॉजी उतनी अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो इसी वजह से इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यहाँ पे इन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम की जानी चाहिए। एज वेल एज यहाँ पे फोर्थ जो था उसमें ये कहा था कि जो एलडीसीज है उसमें उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में भी रोल मिलना चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे ज़्यादा कंट्रोल जो था वो वेस्टर्न पावर्स या सुपर पावर्स का था। इसी वजह से उनको मिलने वाले लोन वो बहुत निग्लिजिबल थे। एलडीसीज को मिलने वाले लोन निग्लिजिबल होने के कारण उनकी डेवलपमेंट भी कम हो रही थी। तो इसी वजह से एलडीसीज का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉन अलाइनमेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन
जब उसकी 1961 में जब पहली समिट बेलग्रेड में हुई थी तो उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। अब इकोनॉमिक इश्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देने का रीज़न ही ये था क्योंकि 1950s में या 1940s में बहुत सारी कंट्रीज़ न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी। मतलब जैसे हम देखते हैं इंडिया भी 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में। अब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी कि जो वहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंट हो रही थी। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद सारे कंट्रीज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी सॉवरेनिटी ज़्यादा टाइम के लिए या अपना फ्रीडम ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करें। तो इसी वजह से उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। बट जैसे 1970s आया, अब 1970s में सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि अरब और इज़राइल में वॉर हुए थे। अरब इज़राइल में वॉर जो हुए थे वो 3 वॉर हुए थे। उसमें पहला वॉर जो हुआ था वो 1948 में हुआ था, दूसरा वॉर हुआ था 1967 में हुआ था और तीसरा वॉर हुआ था 1973 में वॉर हुआ था। ये तीनों वॉर अरब और इज़राइल के बीच में हुए थे और इसमें इज़राइल ही विनर था। अब इज़राइल विनर होने के बाद अरब कंट्रीज़ का बहुत लॉस हुआ था। तो इन अरब कंट्रीज़ के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें ज़्यादा था ऑयल और नेचुरल गैसेस। अब ये ऑयल और नेचुरल गैसेस की कीमतें उन्होंने रातों रात बढ़ाई कि जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट के लिए वो आया हुआ पैसा यूज़ कर सके। अब ये होने के कारण यहाँ पे जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने डेवलपमेंट के लिए वो इतना महंगा ऑयल कैसे खरीदे। इसी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन्होंने अपना एक नया स्टैंड लिया कि जिन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया। इसी वजह से नाम एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया कि जो हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रही थी। अब 1980s आते आते यहाँ पे NIEO जिसके बारे में हमने देखा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इस इनिशिएटिव को डेवलप कंट्रीज़ अब चैलेंज करने लगी। बट नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे अपोज किया और डेवलप कंट्रीज़ को ये बताया कि आपकी जैसे तरक्की ज़रूरी है वैसे ही हमारी तरक्की के लिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये इनिशिएटिव ज़रूरी है। अब यहाँ पे इसके आगे हम देखते हैं इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में इंडिया का रोल क्या था। अब जैसे हम देखते हैं कि नाम जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ही मेजरली 5 कंट्रीज़ ने किया था जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया एंड घाना, ये 5 मेजर कंट्रीज़ थे। बट उसमें हम यहाँ पे इंडिया के बारे में देख रहे हैं तो इंडिया का ये रोल था, इट टुक पर्टिकुलर केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम द 2 अलायंसेस। इंडिया ने हमेशा 2 अलायंसेस से, मतलब वेस्टर्न अलायंस जिसे रिप्रेजेंट कर रहा था यूएस और ईस्टर्न अलायंस जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था यूएसएसआर मतलब रशिया ही, तो इन कंट्रीज से हमेशा दूर रहना ही पसंद किया। इट रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज कंट्रीज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दीज अलायंसेस। इंडिया ने हमेशा उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है वो इन अलायंसेस में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि इन अलायंसेस में शामिल होने के बाद इसका एक्सप्लॉयटेशन ये सुपर पावर करे। तो इसी वजह से इंडिया ने ऐसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनको ये एनकरेज किया कि आप एक रिमेनिंग, मतलब ऐसे ही नॉन अलाइंड रहोगे तो आपके डेवलपमेंट में हम सब मिलकर कुछ योगदान दे सकते हैं। इंडिया की यहाँ पे पॉलिसी ना नकारात्मक थी ना ही निष्क्रिय थी। अब इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड अफेयर्स में कोल्ड वॉर को स्मूथ करने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इंडिया ट्राई टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द अलायंसेस एंड देयर बाय द प्रिवेंट डिफरेंसेस फ्रॉम द एस्केलेटिंग इनटू द फुल स्केल वॉर। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया ने हमेशा इन अलायंसेस में जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश की, जिसकी वजह से फुल स्केल वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर जैसे कोई इश्यूज रेज ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा काम किया। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स, इवन हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कोरियन वॉर के दौरान बहुत बड़ा योगदान दिया था कि जिसकी वजह से कोरिया का जो वॉर है वो एक एग्रीमेंट में कन्वर्ट होके वहाँ पे वो वॉर रोकने में कोशिश हुई, मतलब वहाँ पे बहुत बड़ी मदद हुई थी।
तो इसी वजह से यहाँ पे हम इंडिया का ये रोल देखते हैं। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि इंडिया रिपीटेडली ट्राइड टू एक्टिवेट दोज रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया चाहती थी कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में यूएस और यूएसएसआर का कंट्रोल ना हो। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं सार्क, आसियान, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इनमें यूएस और यूएसएसआर का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। इसी वजह से इंडिया ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट किया। नेहरू ये ऐसे हमेशा चाहते थे कि वर्ल्ड में एक ऐसा ग्रुप हो या ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का ऐसा ग्रुप हो कि जो हमेशा कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए काम करे। इफ़ कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ तो कम से कम हम उसे सॉफ्ट करें कि जिसकी वजह से फिर से कोई बड़ा क्राइसिस रेज ना हो। अब यहाँ पे नॉन अलाइन पोस्चर also serve the India's interest very directly in at least two ways. Non-aligned allowed India to take international decision. अब नॉन अलाइनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और इंडिया ने इंटरनेशनल डिसीजंस में बहुत अच्छे तरीके से योगदान दिया था। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, इंडिया सर्व द इंटरेस्ट रादर दैन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स। अब जैसे इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यूएस स्पॉन्सर्ड और यूएसएसआर स्पॉन्सर्ड बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए थे। मतलब यहाँ पे यूएस ने बहुत सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की थी। 1953 में उन्होंने ईरान की, 1954 में ग्वाटेमाला, 1956 में इंडोनेशिया, 1960s में कॉन्गो एंड ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट में उन्होंने इंटरवेंशन, मतलब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट अनस्टेबल करने की कोशिश की थी। वैसे ही यूएसएसआर ने इस यहाँ पे 1956 में हंगेरी में, 1968 में चेकोस्लोवाकिया में, 1979 में अफगानिस्तान में जो इंटरवेंशन यूएसएसआर ने किया था, इसके खिलाफ हमेशा नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ ने हमेशा बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया। इसकी वजह से अब यहाँ पे कोई बड़ा क्राइसिस ना हो पाया। अब जैसे उसमें ही नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ में इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर पावर था कि जिसने इसमें ये काम करने में हमेशा इनिशिएटिव लिया। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट अदर। अब इंडिया यहाँ पे सबसे बड़ा चालाकी से काम कर रही थी। यहाँ पे कभी एक सुपर पावर इफ़ इंडिया पे भारी हो रही है तो इंडिया ने हमेशा दूसरे सुपर पावर का यूज़ करके पहले सुपर पावर को नलीफाई करने की कोशिश की। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा है कि इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब नॉन अलाइनमेंट मतलब क्या, तो किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होना है। मतलब वेस्टर्न अलायंस जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी यूएस और ईस्टर्न अलायंस जिसे रिप्रेजेंट कर रही थी यूएसएसआर। बट इंडिया के सामने बहुत सारे इंटरनल इश्यूज भी ऐसे थे कि जिसमें पॉवर्टी था, इवन हमारे यहाँ पे फूड की सफिशिएंसी नहीं थी। मतलब बहुत सारा फूड हम इंपोर्ट करते थे, तो इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ पे हम डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पाए या डायरेक्टली हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाए। मतलब हम देखते हैं कि 1960s में जैसे वहाँ पे यूएस का वियतनाम में बहुत बड़ा रोल था कि वियतनाम वॉर में, तो इंडिया ने उनके खिलाफ वहाँ पे बोलना पसंद नहीं किया क्योंकि इंडिया को वहाँ से बहुत सारा अनाज इंडिया को मिलता था, PL 480। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा हम देखते हैं कि यूएस ये पॉलिसी करती थी कि जिसकी वजह से वो क्या करती थी, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है उनको वीट प्रोवाइड करती थी, गेहूँ प्रोवाइड करती थी। तो इंडिया को इसी पब्लिक लॉ 480 इसके अंडर ये गेहूँ मिलता था। तो इसी वजह से इंडिया ने हमेशा खुद की फूड के जो चैलेंजेस थे उनको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ को इग्नोर करना भी पसंद किया। अब जैसे हम देखते हैं 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उस वॉर में इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बट उस टाइम यूएस और चाइना ये इंडिया के खिलाफ बहुत बड़ी कंस्पायरेसी कर रहे थे, जिसमें इंडिया को आगे जाकर बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते थे। इसी वजह से इंडिया ने अगस्त 1971 में ही यूएसएसआर के साथ 20 ईयर्स की एक ट्रीटी साइन की थी कि जिसमें इंडिया को यूएसएसआर पूरे तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस का भी इंडिया ने यूज़ किया था और यूएसएसआर का भी यूज़ किया था कि जो उनके इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट में रहकर भी कुछ समय यहाँ पे सुपर पावर्स का अपने
फ़ायदे के लिए यूज़ किया था। बट यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नाम लॉस्ट सम ऑफ इट्स अर्लियर रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसने अब उसका पुराना महत्व कम हुआ है? तो नाम का पुराना महत्व कम होने का रीज़न ये है कि कोल्ड वॉर जो जिन पावर्स में चल रहा था, यूएसएसआर और यूएस, अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन 1991 में होने के बाद यहाँ पे को कोल्ड वॉर फेनोमेनॉन खत्म हुआ था, इसी वजह से ये रिलेवेंस खत्म हुआ है ऐसे कहा जाता है। बट यहाँ पे हम आज भी उसका रिलेवेंस देख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन दैट द डीकोलोनाइज स्टेट शेयर द हिस्टोरिकल एफिलिएशन एंड कैन बिकम द पावरफुल फोर्स इफ दे कम टुगेदर। मतलब यहाँ पे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो इफ़ यहाँ पे एक साथ आती है तो वो बहुत बड़ा एक पावर फोर्स बन सकती है और वो किसी भी सुपर पावर का जो प्रेशर है उसको वहाँ पे कम करने में काम कर सकती है। और वैसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो ऑर्डर है या इंटरनेशनल सिस्टम है उसे डेमोक्रेटाइज करना। अब डेमोक्रेटाइज करना मतलब क्या? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यूएन है, यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन में जो 5 मेंबर्स है, 5 परमानेंट मेंबर्स, तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है? यूएस, यूके, यूएसएसआर, मतलब आज उसे रिप्लेस करके रशिया किया है, चाइना, फ्रांस। तो ये जो 5 कंट्रीज़ है, ये पाँचों कंट्रीज़ यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ है। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इनमें जो कंट्रीज़ है वो साथ में आकर इनको क्या कर सकती है? डेमोक्रेटाइज कर सकती है, कि जिसकी वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया या बहुत सारी ऐसी लिस्ट डेवलप कंट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो सके। तो इसी वजह से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आज भी रिलेवेंस है। और इसके आगे हम देखते हैं आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़। इसमें हम कुछ एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे इन शॉर्ट एलटीबीटी भी कहा जाता है, ये एग्रीमेंट 5 अगस्त 1963 में साइन हुआ था। ये साइन करने में यूएस, यूके, यूएसएसआर, ये 3 कंट्रीज़ ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। अब इसका पर्पज़ ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसका टेस्ट जो है वो इसके आगे एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन डाला गया, इफ़ आपको न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना है तो वो आप सिर्फ अंडरग्राउंड ही कर सकते हो। तो इसके आगे हम दूसरा एग्रीमेंट देखते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब इसका मतलब ही ये होता है, नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कोई भी फैलाव आपको रोकना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स का अब फैलाव ज़्यादा कंट्रीज़ में ना हो, इसका ये पर्पज़ था। बट यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ये सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन था कि 1 जनवरी 1967, इसके पहले कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स जिसके पास है उसी को ही न्यूक्लियर स्टेट माना जाएगा। तो ऐसे 5 कंट्रीज़ थी जिसमें यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ऐसे ये जो 5 कंट्रीज़ थे उनके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स थे और इनको न्यूक्लियर स्टेट ऐसा डिक्लेयर किया गया। तो ये जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था 1 जुलाई 1968। इंडिया ने अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया ये बहुत अन्यायकारक मानता है, क्योंकि ये जो सुपर पावर्स है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो भी अपने ही पास रखना चाहती है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने ये एग्रीमेंट अभी भी साइन नहीं किया है। उसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज आती है जो ये एनपीटी को हमेशा विरोध दर्शाती है। अब उसके आगे हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स फर्स्ट, जिसे ही सॉल्ट फर्स्ट ऐसे भी कहा जाता है। इसका फर्स्ट राउंड जो है वो 1969 में स्टार्ट हुआ था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट था वो सोवियत लीडर लियोनिद ब्रेजनेव और यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन इनके बीच में हुआ था। अब यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट है वो 26 मई 1972 को साइन हुआ था और इसे फोर्स में लाया गया था 3 अक्टूबर 1972। अब इसके 2 मेजर पर्पस थे। अब इसका पहला पर्पस ये था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उनको कंट्रोल करने के लिए मिसाइल्स बनाए जाते थे, उनको कहा जाता था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ये बहुत महंगे हुआ करते थे, इसकी वजह से इन कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। बट इन्होंने यहाँ पे ये ना दिखाते हुए ये दिखाया कि हमें वर्ल्ड की चिंता है, इसी वजह से हम इस पे लिमिटेशन लाना चाहते हैं।
दूसरा ये था कि स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स जो है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, तो इन पे भी लिमिटेशन लाना था, क्योंकि इनके डेवलपमेंट में बहुत सारा खर्चा हो रहा था सोवियत का और यूएस का, या वेस्टर्न अलायंसेस का या ईस्टर्न अलायंसेस का। इसी वजह से इन्होंने इस एग्रीमेंट के द्वारा बहुत सारे लिमिटेशंस लाने की कोशिश की। इसके आगे हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स सेकेंड, मतलब जिसे सॉल्ट सेकेंड भी कहा जा सकता है। इसका सेकेंड राउंड जो था वो स्टार्ट हुआ था नवंबर 1972 में। तो यहाँ पे जो लीडर थे वो यूएस की तरफ से जिमी कार्टर और सोवियत लीडर थे लियोनिद ब्रेजनेव। अब ये जो ट्रीटी थी वो साइन हुई थी 18 जून 1979 में। अब यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा इन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे किसका, आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो इनका कंस्ट्रक्शन पे बैन किया जाए, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, जैसे आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, देन एयर टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनका नंबर 10 तक लाया जाए, जो नंबर 10 तक ही रहेगा, और नंबर परमिटेड ऑन सरफेस टू लैंड बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये जो थे उसमें यहाँ पे 14 तक यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये ऐसे कुछ लिमिटेशंस लाए गए थे सॉल्ट सेकेंड के द्वारा। अब यहाँ पे देखा जाता है कि ये एग्रीमेंट फोर्स में नहीं आ पाया, क्योंकि जैसे यूएसएसआर या सोवियत ने इन्वेजन किया, अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया 1979 में, तो यूएस ने वो देखकर यहाँ पे इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करना पसंद नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट स्टार्ट वन। तो ये स्टार्ट वन जो थी ये यूएसएसआर की तरफ से मिखाइल गोर्बाचेव और यूएस की तरफ से जॉर्ज बुश सीनियर, मतलब जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे उनके पापा यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उनके बीच में ये 1991 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका ये पर्पस था कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उनका अब मतलब इन परसेंटेज उसको 30% तक और 30% से इसे रिड्यूस करना है, मतलब लगभग जितने आपके पास वेपन्स है उनमें 30% अब कटौती की जाएगी। ऐसा स्टार्ट वन का इनिशिएटिव था। अब स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी उसको स्टार्ट सेकेंड भी कहा जाता है। तो इस दौरान यूएस की तरफ से थे जॉर्ज बुश सीनियर और यूएसएसआर की तरफ से बोरिस एल्सिन। तो इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, मतलब यहाँ पे एक साथ बहुत सारी जगह पे अटैक करने वाला वेपन ये सिस्टम था। तो इसको ही बहुत कोल्ड वॉर में ये माना जाता था कि ये वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया था। अब इसके साथ हमने पहला चैप्टर कवर किया है। तो पहला चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पे कमेंट पुट कर सकते हो, जिसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करो, जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे तरीके से डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये चैनल आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करता रहेगा। थैंक यू।